कभी ये आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, कभी हत्या का भी इन पे आरोप लग जाता है, जेल की सजा काटते हैं। आप हैं क्या, ये बता दीजिए। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एक पहाड़ी क्षेत्र से बहुत सीधे लोग हैं वहाँ के, तो उन्हीं में से एक मेरे को भी आप समझ लीजिए सर। तो सीधे लोग हैं, तो फिर ये हत्या के केस में एक के बाद एक कई जेलों की आपने काट ली, क्या है ये? जेलर आपसे डरता है? अरे सर मैं तो 11 जेलों में रहा सर। आदमी को मारने में कितना टाइम लगता है, तो मैंने कहा सर अगर मेरे रेंज में कोई आएगा तो मैंने कहा मुझे मारने में आदमी को 3 ही सेकंड लगते हैं बस। लॉरेंस बिश्नोई को आजकल रॉय का एजेंट कहा जाता है, इसमें क्या है आपका? सर ये जो लोग बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई RNW का एजेंट है, तो उन्हीं लोगों के पास एविडेंस होंगे। NSG में रहते हुए क्या क्या किसी की सिक्योरिटी देखी आपने? NSG में मैं मोदी साहब के साथ रहा सर, उस टाइम गुजरात के CM हुआ करते थे। ट्रम्प का स्पीच चल रहा था, तो मैं बोलता हूँ कि 360 पर 360 डिग्री पर ऐसी कोई हाइट्स नहीं होनी चाहिए थी जिस हाइट से ट्रम्प को डायरेक्ट देखा जा सके। पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो काठमांडू से गायब हो गए, अभी तक पता नहीं चला उनका कहाँ है दुनिया में। और एक ऐसा वक्त आ गया कि इतनी बड़ी डील करने के लिए खुद लाल मोहम्मद को आना पड़ा। पाकिस्तान में तो है तौबा मची रहती है, गरीब भिखारी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, पाकिस्तान जितना बर्बाद, वहाँ की आर्मी उतनी प्रोग्रेस। एक एजेंट का काम पूछो, एक एजेंट का पहला टारगेट ही होता है किसी देश को बर्बाद करना। इजराइल में भी आप गए थे? मैं इजराइल से ट्रेनिंग करके आया सर। दुनिया को लग रहा है कि 3000 पेजर में ब्लास्ट हो गया, लेकिन इसकी प्लानिंग को कितना साल लग गया किसी को भी करने में। चाइना का ब्रेन है वो जियाउलाई है, और वो किसी भी कीमत में जियाउलाई को मारना चाहते थे। खालिस्तानी क्या लग रहा है लोगों को, मतलब इसके कि कौन उनको फंडिंग कर रहा है, जिसको लोग आतंकवाद समझ रहे हैं, एक बिजनेस है। ऑफिस को बोलो ना यार कि अपने बेटे के शरीर में बॉम्ब लगा के भेजना हिंदुस्तान। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि दोस्तों हम बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके कई रूप हैं, कई नाम हैं, लेकिन असल जो नाम है वो है लकी बिस्ट। लकी बिस्ट रॉकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं और कभी ये आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, कभी हत्या का भी इन पे आरोप लग जाता है, जेल की सज़ा काटते हैं। तो लकी जी सबसे पहले तो स्वागत है हमारे शो में। आप हैं क्या, ये बता दीजिए। नहीं, थैंक यू सर। बिल्कुल, मैंने अब आपने पूछ ही लिया है क्या सर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। एक पहाड़ी क्षेत्र से बहुत सीधे लोग हैं वहाँ के, तो उन्हीं में से एक मेरे को भी आप समझ लीजिए सर। तो सीधे लोग हैं, तो फिर ये हत्या के केस में एक के बाद एक कई जेलों की आपने काट ली, क्या है ये? सर देखो, उस टाइम की गवर्नमेंट ने, जो भी उस टाइम सरकार थी 2011 में, उसने कुछ एक एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर। चाहे IPC 302 लगाई, IPC 120 लगाई, गैंगस्टर एक्ट्स लगाए, लेकिन बाद में कहीं भी प्रूफ नहीं हुए। तो ये तो सर उनका काम था लगाना, है ना, जो उनको लगा। लेकिन बाद में माननीय न्यायालय ने मुझे एक बाइज्जत बरी कर दिया उन सभी केसों से। आरोप क्या था? आरोप हत्या है सर, मेरे ऊपर लगाई थी IPC 302, एक डबल मर्डर केस लगाया था। एक प्लानिंग लगाई थी कि एक हत्याओं की प्लानिंग करता है करके, और एक गैंगस्टर एक्ट लगाया था कि मैं एक गैंग बना के लोगों की हत्याएं करवाता हूँ, इस तरह के। तो आप बरी तो हो गए, तो वो जो केस लगाया था उस केस के बारे में जानना चाहता हूँ। भले आपने नहीं किया, आप जैसा कह रहे हैं, लेकिन वो किनका मर्डर हुआ था? एक्चुअली सर मैं उस टाइम NSG के अंदर डेपुटेशन था और एक 15 दिन की कैजुअल लीव के लिए घर गया हुआ था। तो 2-3 दिन के बाद ही एक इंसिडेंट हो जाता है कहीं, एक जगह है उत्तराखंड में, भवाली शामखेत, जस्ट नियर पहाड़ी एरिया ही है। वहाँ 2 बड़े गैंगस्टरों को कोई आदमी किल कर देता है। तो दोनों को शूट आउट किया गया। तो शूट आउट करने के बाद नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग उस केस में जो भी वहाँ की लोकल पुलिस या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो भी है, उन लोगों ने मुझे वहाँ पर एक्यूज बनाया उस केस में। तो उनके कई रीज़न थे। पहले तो उन्होंने ये बोला कि यार जो भी ये है, जिस तरह से इनको मारने का जो तरीका है वो किसी एक्सपर्ट का ही काम है करके, एक नॉर्मल आदमी नहीं है। और दूसरा, इतने पावरफुल लोग थे बहुत, जो आर्म्स डीलिंग्स वगैरह करते थे, जिन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, 20-20, 22-22 जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, हत्याओं के केसेस चल रहे हैं, फिरौती चल रहे हैं, अपहरण चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस। और उससे भी बड़ी चीज़ कि पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत बड़ा उनके ऊपर। अब यहीं से एक अंदाज़ा लगा लो, जो मैंने सुना उनके बारे में, कि उन्होंने एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या करी, बिल्कुल नियर सामने, बिल्कुल एक हल्द्वानी कोतवाली के सामने, 200 मीटर दूरी भी नहीं होगा, और 11 बजे के आसपास हत्या करी उन्होंने। और उस केस में उन्होंने 6 महीने के अंदर वो बाइज्जत बरी हो गए उस केस में। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लो कितने पावरफुल लोग होंगे कि एक दिन दहाड़े कोतवाली के बाहर एक आदमी की हत्या, हज़ारों लोग एविडेंस उस केस में,
लेकिन 6 महीने में वो बेल आउट नहीं हुए, केस ही ख़त्म हो गया उनका। तो यहाँ से उनका आप सपोर्ट समझ सकते हैं। तो बाकी बहुत सारे लोग तो अलग अलग थ्योरीज बोलते हैं कि मतलब ये हुआ, एजेंसी ने कराया, मैंने किया, किसी और ने किया। देखो सर, जो भी एक गैंगस्टर, जो भी दुनिया में क्राइम से ताल्लुकात रखता है, आप तो खुद एक क्राइम रिपोर्टर हैं, ठीक है, तो उसके हज़ारों दुश्मन होते हैं। तो कोई भी आदमी, जो भी, चाहे गैंगस्टर हो, गुंडा हो, कोई भी हो, उसके कई दुश्मन हैं। हो सकता है कोई अपने निजी फ़ायदे के लिए किसी ने मार दिया हो, या हो सकता है किसी को लग रहा हो कि भाई अब मुझे अपना वर्चस्व बढ़ाना है, या किसी को लग रहा है यार कि नहीं ये पॉलिटिक्स में आ जाएगा तो हो सकता है कि आगे के लिए ख़राब हो। तो बहुत सारी रीज़न है मारने के तरीके। तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, लेकिन बाद में, या हो सकता है किसी आप जैसे किसी एजेंट ने मार दिया हो। हाँ सर, हो सकता है मेरे जैसे किसी एजेंट ने मार दिया कि यार ये इन फ्यूचर देश के लिए सही नहीं है करके, बड़े लेवल पर आर्म्स डीलिंग कर रहा है, ठीक है, और अगर अभी इसको नहीं रोका गया तो बाद में रोकना असंभव हो जाएगा। हो सकता है किसी ने ऐसा भी करा हो सर, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ एक और पूछता हूँ कि सर, लोगों को दुख होना चाहिए जब देश का कोई सिपाही शहीद हो, है ना सर। मैंने हिंदुस्तान में ज़्यादा यही देखा सर, जब भी कोई आतंकवादी मरा, कोई गुंडा मरा, तो दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स निकल के आ जाते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स उन लोगों के लिए क्यों नहीं निकलते जो अपने देश के लिए मरते हैं? ये उनके लिए क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स निकल रहे हैं जो आज के टाइम में हमारे देश के सर्वोच्च बलिदान देके पाकिस्तानी को जेलों में है सर? मैंने नहीं देखा कोई भी न्यूज़ में कोई भी आवाज़ उठाते हुए, किसी भी आदमी को नहीं देखा जो उनके लिए धरना कर रहा हो। 2016 से लगभग हमारे देश के एक नेवल ऑफिसर पाकिस्तान की जेल के अंदर है। अब पूरे हिंदुस्तान को आना चाहिए ना सर कि उन्हें पाकिस्तान की जेल से निकालो करके। कल यहाँ JNK के अंदर कोई 2 मिलिटेंट मारे जाते हैं तो सारे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बड़े बड़े NGOs आ जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य भी है कि जिनके लिए लोगों को आना चाहिए उनके लिए लोग नहीं आते। अगर आप मुझसे पूछो इसके पीछे की वजह, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। अगर एक स्पाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग रोड पर आते हैं ना, इन सब लोगों को फंडिंग करी जाती है विदेशी ताकतों से। अच्छा, बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि रोड पर 10 लोग धरना कर रहे हैं, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर सपोज करो किसी का एनकाउंटर हो जाता है या कोई मारा जाता है, जो इलीगल टेरर में जिनका हाथ रहता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग धरने में आ जाते हैं कि बहुत सारे लोगों का धरना वरना शुरू हो जाता है और लोगों को लगता है जगह जगह पे प्रोटेक्ट कर लिया, चीज़ें कर ली है। लेकिन इनके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है? इनके पीछे एक्चुअल रीज़न होता है कि कोई ना कोई बड़ी विदेशी ताकत इन लोगों को फंडिंग करती है ताकि आपका देश का माहौल ख़राब किया जा सके करके। तो इतना है दूसरे देश सर कैसी, मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछो, हर आदमी का, आपका भी एक अलग काम है दुनिया में, मतलब जिसने भी दुनिया में जन्म लिया, हर आदमी को काम दिया जाता है। अगर आप एक एजेंसी का काम पूछो, एक एजेंट का काम पूछो, एक एजेंट का पहला टारगेट ही होता है किसी देश को बर्बाद करना, उस देश की गवर्नमेंट को गिराना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना, किसी बहुत ही पावरफुल आदमी को ख़त्म करना। ये 3 ही टास्क हैं, चौथा टास्क तो है ही नहीं किसी एजेंट का। अगर आज ये हज़ारों लोग रोड के ऊपर आके धरना ले रहे हैं, आधों को तो यही नहीं पता होगा कि यार मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ रोड के ऊपर करके। वो पुलिस वालों के लड भी खा रहा है फिर भी रोड के ऊपर आ रहा है। आज हम बिना अपने पर्सनल मतलब के तो हम किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते सर। आज की दुनिया वो है, अगर लोग धूप पर बैठे हुए हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल लोग हैं जो उनको पैसों से, किसी भी चीज़ से मदद कर रहे हैं। और ये उन लोगों को समझना चाहिए जो इनके पीछे मतलब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, 2008 में ना दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें भी इनकाउंटर के बाद तुरंत लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, जबकि उसमें पहाड़ के ही थे मोहन चंद शर्मा जो शहीद। मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में सुना, उस पर भी लोगों ने कर दिया। सर मैंने आपसे क्या बोला, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको 3 आदमियों के नाम बताता हूँ। एक हम लेते हैं गुंडे को, फिर हम आते हैं नक्सलाइट या माओवादी या उल्फा या इंसर्जेंट, फिर हम आते हैं तीसरे नंबर पर एक टेररिस्ट के ऊपर। हम 3 में से किसी को भी एक उठा लेते हैं। सपोज करो कि आपका पड़ोसी मुल्क कुछ एक लोगों को कुछ एक पैसों की मदद करके हिंदुस्तान के अंदर भेजता है यहाँ की एक नई आइडेंटिटी में, ठीक है। वो लोग यहाँ रहते हैं, रहने के बाद क्या है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारी इंटेलिजेंस, हमारी RNW या IB को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ़लाने जगह पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए सही नहीं और इस देश के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट करने वाले हैं कोई। तो इस देश को बचाने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो हमारी पुलिस फोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो,
आर्मी हो, कोई भी वो एक एक्शन लेगी, काउंटर लेगी, तो उसमें वो मारे जाते हैं सर। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे पड़ोसी मुल्क जो भी हैं जो हमसे खुश नहीं है, उनको लगा यार कि मेरा टारगेट मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरे मकसद को मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उनके पास एक सेकंड प्लान और होता है। हमेशा अल्टरनेटिव प्लान में लेके चलते हैं वो, कि अगर इन्होंने अपना टारगेट मारा तब तो ठीक है, टारगेट नहीं मारा तो भी हम इन्हें कैसे यूज करेंगे करके। ठीक है, तो अब अपना टारगेट तो पूरा कर नहीं पाए, उससे पहले ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको एनकाउंटर में मार दिया। अब इन्होंने क्या है, कुछ एक लोग इनके जो, मैं उनको उनके एजेंट ही बोलूँगा, चाहे वो ISI के एजेंट हो, चाहे MSS के एजेंट हो, चाहे MI5 के हो, CI हो, किसी भी देश के एजेंट ही हो जो काम कर रहे हैं। अब वो रेडी बैठे हैं क्योंकि उनको दबा के फंडिंग मिली हुई है, बहुत पैसा मिला हुआ है उनको। ठीक है, अब वो उठाएंगे मांग, क्योंकि वो तो सिर्फ उनको तो उनका काम ही है, वो तो एक अल्टरनेटिव प्लान रेडी एजेंसी का। वो लोग आए, उनके साथ वो भीड़ आ गई जिनको कुछ नहीं पता। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। नहीं तो आप एक चीज बताओ ना, वो आदमी रोड के ऊपर धरना ले रहा है एक आतंकवादी को मारने में, ये वो लोग हैं जो अपने रिश्तेदारी की, अगर इनका रिश्तेदार भी कोई मर जाए तो ये वहां भी नहीं पहुंचते कि यार हम काम में बिजी हैं करके। तो हमारी आम जो जनता है उसको समझ में नहीं आता कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है सर। आप अभी एक छोटा सा उदाहरण लो ना सर, अभी एक कुछ दिन पहले आपने एक इंसिडेंट सुना होगा कि लगभग 3000 पेजर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ करके। दुनिया को लग रहा है कि 3000 पेजर में ब्लास्ट हो गया, लेकिन इसकी प्लानिंग को कितना साल लग गया किसी को भी करने में। मैं ये नहीं बोलता कि मोसाद ने किया या इजराइल ने किया, दुनिया के अंदर जिस एजेंसी ने भी ये प्लान किया, ये एक दिन का काम नहीं है। पहले उसने सपोज करो कि ये पता किया कि यार ये क्या कहते हैं, हिजबुल्ला मोबाइल, उसमें इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली किसी भी एजेंसी को कि भाई हिजबुल्ला कहता है कि यार मैं मोबाइल से बात नहीं करूँगा करके, मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं, एजेंसी मोबाइल को ट्रैक कर रही है, हम सिक्योर लाइन का यूज़ कैसे करें। तो उन्होंने कहा रेडियो सेट पर बात करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन किसी एजेंसी को मिलती है कि सर वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं करके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पेजर ही, उन्होंने हजारों चीज़ें डिसाइड किया होगा कि हिजबुल्ला जाएगा किस पर। ठीक है, उन्होंने उन सब चीज़ों को, अब उन्हें ये देखा कि ये जाएगा तो दुनिया में किस कंपनी को टारगेट करेगा ही। अगर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए तो दुनिया में आप किसी ना किसी कंपनी को तो टारगेट करोगे। फिर उस एजेंसी ने क्या किया, उस कंपनी के साथ क्या करेगा, उस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन वो इतना ध्यान रखेगा उस कंपनी को भी नहीं पता होगा उसका रियल मकसद क्या है करके। ठीक है, फिर अपनी एक कंपनी खड़ा करना, फिर उन्हीं का ऑर्डर्स अपनी कंपनी में लेना, फिर उनको देना। सर कई सालों की प्लानिंग लगती है। तो सेम प्लानिंग वो भी है, वही प्लानिंग आप हिंदुस्तान में भी समझ लो कि 4 आतंकवादी मारे गए, 4 सिमी के लड़के मारे गए, ठीक है, 4 हूजी के लड़के मारे गए, लश्कर तोयबा के मारे गए। उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो धरने में आ जाते हैं। ये सारा का सारा गेम प्लान होता है किसी एजेंसी का। बस सिर्फ यही है, दुर्भाग्य है कि हमारा, कि जो लोग फ्रंट में आके इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देते हैं, हमारे पास उनके लिए कोई एविडेंस नहीं है। ये हम भी जानते हैं कि उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है करके। ठीक है, आपने इजराइल की बात की तो मेरा कॉफ़ी लीजिएगा। आपने इजराइल की बात की तो इजराइल में भी आप गए थे? मैं इजराइल से ट्रेनिंग करके आया सर। इजराइल के साथ मैंने लगभग 26 वीक की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में टाइम लग गया, डिले हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग ट्रेनिंग करने गए तो 26 वीक की ट्रेनिंग ऐसा है कि 26 वीक में हम कर नहीं पाए पूरे, तो जैसे कुछ एक वीक फेल हुए, तो लगभग 2-2.5 साल के आसपास तक पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए वहाँ से। वो किसके साथ करी थी इजराइल में? सर कंबाइंड थी। देखो वहाँ से क्या होता है, जैसे हम लोग कभी भी, आप हिंदुस्तान के अंदर भी आप क्या देखते हैं कि कभी भी इंडियन आर्मी, रशियन आर्मी, US आर्मी, श्रीलंकन आर्मी, हम लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। आप बहुत जगह सुनते होंगे, जैसलमेर के अंदर क्या है, US आर्मी आज इंडियन आर्मी के साथ एक एक्सरसाइज कर रही है, या क्या कहते हैं, आप कुमाऊं के अंदर चले जाओ, आज KRC कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के अंदर रशियन आर्मी आई है, उनकी स्पेशल फोर्स आ रखी है, और हमारी SF के साथ वो लोग कंबाइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो सेम हम लोग भी वहाँ पर क्या होता है, कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ बहुत सारे देशों के आर्मी के रिक्रूट एक साथ होते हैं पूरे के पूरे। मतलब इंडिविजुअल हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी, हम भी होंगे, इजराइल के भी होंगे, US के भी होंगे। जिन जिन देशों के साथ इजराइल के अच्छे संबंध हैं, ठीक है, जिनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो हमारे को कि उनका प्लान क्या है ऑपरेशन को करने का, वो किस तरह से ऑपरेशंस को देखते हैं, हम किस तरह से ऑपरेशंस को देखते हैं, हम क्या नई चीज़ दुनिया में सीखने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड ट्रेनिंग करते हैं सर। तो वहाँ आपने क्या क्या सीखा? मतलब सीखा तो हाँ बहुत चीज़ें, मतलब कि 2-2.5 साल के अंदर कि इस दुनिया के अंदर आप अपने टारगेट को कैसे ख़त्म करोगे सर। दुनिया के अंदर
आपका टारगेट धरती के किसी भी कोने में होगा, आप अपने टारगेट तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है, उसको कैसे सर्वेलेंस करोगे, ठीक है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन कैसे करोगे, घुसपैठ कैसे करोगे, ठीक है, घुसपैठ करने के बाद इस टारगेट को मारने के लिए कौन सी टीम होनी चाहिए, उसका रिक्रूटमेंट आप कैसे करोगे, टारगेट को ख़त्म करने के बाद इतना ध्यान रहे कि आपके उस देश के साथ कोई डिप्लोमेट रिलेशन ख़राब ना हो। क्योंकि देखो, आप अगर किसी देश के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं तो दुनिया का कोई यूएन नहीं बोलता, दुनिया कोई नहीं बोलती कि आप हमारे किसी भी देश के अंदर जाके ऑपरेशन करोगे, ठीक है, लेकिन आप किसी देश के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर इसके बीच में अगर कुछ भी होता है तो एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं सर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। लगता है कि ईजी है कि हम किसी भी देश के अंदर जाके ऑपरेशंस करते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती हमारे 2 देशों के पूरे रिलेशन ख़त्म कर सकती है सर। तो क्या आप मानते हो कि जो कनाडा में हुआ या अमेरिका में हुआ, कोई गलती हुई यहाँ पे सर? हम या ऐसा किया था किसी ने? नहीं सर, देखो, कनाडा के अंदर जो भी हुआ है, जो भी खालिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है, कोई ना कोई तो है जो टारगेट कर रहा है खालिस्तानियों को, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्ट हम ही टारगेट कर रहे हैं, खालिस्तानियों के भी बहुत सारे दुश्मन हैं सर। देखो, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि खालिस्तानी क्या लग रहा है लोगों को, मतलब इसके कि कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कोई ना कोई तो होगा जो उनको फंडिंग कर रहा है। सपोज करो कि XYZ कोई भी होगा कि यार खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ाना है करके इंडिया के अंदर 16 साल के बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ाने, ठीक है, वो वेपन तो किसी ने दिए होंगे, उनके रहने के लिए कोई तो जगह दे रहा होगा सर, कोई तो पैसा दे रहा होगा। दुनिया के अंदर सिर्फ लोगों को एक खालिस्तानी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके पीछे भी कोई होगा जो खालिस्तानी तैयार कर रहा है। लेकिन जो भी खालिस्तानी के बड़े लीडर्स हैं, उनको भी पता है क्या है, उनको भी पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, जिसको लोग आतंकवाद समझ रहे हैं, एक बिजनेस है, क्योंकि उन्हें भी पैसा मिल रहा है ना। सपोज मुझे बोला कि यार आज मुझे आप बोलते हो कि लक्की, मुझे तू एक बार का 10 लड़के तैयार करके ला दे, तो मैं पूछूंगा यार सर ये बताओ ये लड़के कहाँ काम आएंगे करके। आप मुझे बोलोगे यार ये लड़के हिंदुस्तान में कुछ नहीं करेंगे, बस बाकी बाहर ये काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं बोलूँगा ठीक है सर, एक लड़के का पेमेंट बताओ आप मुझे। आपने बोला यार मैं 10 लड़कों के 10 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ, मुझे 10 लड़के ट्रेन कर, मुझे 10 करोड़ मिल रहे हैं सर, ठीक है। अब मुझे 10 लड़के तैयार करने हैं, हो सकता है कि मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के अंदर 10 लड़के ट्रेन कर दूंगा दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर, लेकिन 9 करोड़ में फिर भी बचा रहा हूँ ना सर। गेम पूरा यही है, चाहे आप उसको दुनिया का कोई भी आतंकवाद बोल दो, ठीक है, चाहे उसको मौलाना मसूद अजहर का बोल दो, आप हाफिज़ सईद का बोल दो, ये लोग जो जिहाद के नाम पर जो बात करते हैं, ये भी एक बिज़नेस है, टेररिज्म एक बिज़नेस है। नहीं तो आप हाफिज़ को बोलो ना यार कि अपने बेटे के शरीर में बॉम्ब लगा के भेजना हिंदुस्तान, क्यों? आप मौलाना मसूद अजहर को बोलो यार अपने बेटे को अपने बेटे को भेज देना इंडिया करके। आज जो कनाडा, जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा का PM जो बोलता है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट हो गया, ठीक है, मैंने हिंदुस्तान से दुश्मनी ले ली करके, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि मैंने इसलिए ली कि मुझे तुम्हारा वोट बैंक चाहिए, ठीक है, और उसको भाई इतना ही प्यार है आपके खालिस्तान से, इतना ही सपोर्ट तो बना दे। बहुत बड़ा है ना कनाडा, एक छोटी सी जगह दे दे यार, बोलो ये तुम्हारा कनाडा, अब हिंदुस्तान को परेशान मत करो करके। गेम ही है सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन लोग थे आर्मी में? सर मेरे दादाजी मेरे हीरो रहे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी भी आर्मी से ही, मेरे जितने भी चाचा ताऊ, जितने रिश्तेदार बताऊंगा, सब फौज से ही रहे हैं सर। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई ये हिट जॉब वाली? अरे सर मेरे को तो खुद ही नहीं पता था, थोड़ा कॉफ़ी भी पी लेता। हाँ प्लीज़। अगर कोई ये बोले बहुत सारे लोग कि यार मुझे एजेंट बनना था, रोहित मैन बनना था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं जिस एज में मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम मैं 11th में था, मुझे तो पता भी नहीं था क्या सीक्रेट सर्विस होती है, क्या होता है करके, ठीक है। मैं नॉर्मल जब हम लोग पढ़ते थे तो यही समझ में आता था डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो कुछ एक लड़के भी बोलते पायलट बनना है, तो फिर हम बोलते थे पायलट बनना है करके। तो हर रोज़ हम अपना सोचते थे चेंज करना है करके, कभी पता नहीं था ये करके। तो वक्त के साथ सब कुछ होता गया सर। एक नॉर्मल क्या होता है, एक रिक्रूटमेंट निकली, जिसको गवर्नमेंट ने ये देखा कि जिसके भी मतलब फैमिली में जिन्होंने भी आर्मी को सर्व किया है तो उनके बच्चों को एक स्पेशल कोटे में बुलाया जाए, ठीक है। सेम मेरा भी बैकग्राउंड देखा तो मुझे भी बुलाया गया, तो मैं भी एक नॉर्मल तरीके से ही फोर्स को ज्वाइन करने के लिए गया और टेस्ट वगैरह जो भी दिए, और देने के बाद मैं वापस आ गया। और कुछ दिन के बाद भूल गया मैं यार कि मैंने कोई दिया करके, एग्ज़ाम वगैरह देकर भी मैं वापस आया। तो और एग्ज़ाम भी देने इसलिए चला गया था क्योंकि घर वालों से 500-600 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादा
उस जॉब मतलब फोर्स ज्वाइन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम समझ में आ रहा था वो पैसे, क्योंकि आने जाने में मुझे 100-150 रुपये में पूरा चला लूँगा और जो बाकी का पैसा बचेगा मेरा उस पैसे से मेरा खर्चा चल जाएगा साल भर का। तो जॉब ट्रेनिंग मतलब दे के एग्ज़ाम दे के वापस आ गए। कुछ दिन के बाद बोला कि यार आपको दोबारा बुलाया करके, फिर हम दोबारा गए। सेम मुझे ये नहीं पता था कि फिर वहाँ साइकोलॉजी वगैरह टेस्ट वगैरह लेकर तो हम लोगों को एक अलग सीक्रेट सर्विसेज के लिए चुना चीज़ें। तो फिर यहाँ से इजराइल गए और ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद इंडिया आए और हिंदुस्तान में आने के बाद बहुत सारी ट्रेनिंग करी, चाहे जिसमें आप एनएसजी कमांडो बोलो, चाहे बॉम्ब डिस्पोजल बोलो, चाहे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर PSO बोलो, चाहे बेलगांव कमांडो ट्रेनिंग बोलो, स्नैपर बोलो, CI ऑप्स बोलो, ठीक है। तो ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है सर। ट्रेनिंग कैसे चलती रहती है मैं आपको बताऊं। जैसे मैं ऑपरेशंस के लिए बाहर चला गया और मैं 6 महीने के बाद वापस आया, और 6 महीने के बाद वापस आने के बाद एक आध महीना अपने घर लीव काट के आया, तो बोलेंगे ठीक है यार थोड़ा अपग्रेड कर लो। जैसे आप भी अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हैं ना हमेशा कि यार नया सॉफ्टवेयर आ गया तो अपग्रेड कर लेते हैं। तो हम लोग भी मतलब ठीक है भाई एक काम करो, इसको CI कराओ अभी, ठीक है, गोरिल्ला वॉर कराओ, ठीक है। 2 महीने 3 महीने के लिए गोरिल्ला वॉर करने गए, वहाँ से आए, फिर एक ऑपरेशंस वगैरह में गए, फिर आने के बाद बोला यार थोड़ा अपग्रेड कर लो, ठीक है, एक बेलगांव कमांडो कोर्स करा लो, वो करा। फिर देन कोर्स चलते रहते हैं सर। कोर्स लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होते, आदमी अपग्रेड होता रहता है। आपकी जो जॉब है जो गई आर्मी से, आपको निकाला गया होगा, ये जो भी है, क्या ये जो मर्डर का केस आया उसके बाद निकाला गया? कैसे मेरे को कहाँ निकाला सर, मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ। मतलब मैं तो बाइज्जत बरी हूँ। दोबारा मैं जेल से निकलने के बाद 2000 जेल से निकलने के बाद दोबारा मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी, ठीक है। तो 2019 में 23 फरवरी शायद मुझे थोड़ा डेट, हाँ 23 फरवरी 2019 में मैंने रिज़ाइन ले लिया। मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन पर। सर मैंने कहा यार बहुत हो गया सर, अब मतलब दुनिया बहुत घूम ली, तो थोड़ा मैं लिख लेता हूँ करके। तो मुझे लगा कि यार दुनिया में जो भी मैंने किया है या जो मेरे साथ वालों ने किया है या जो मेरे सीनियर ने किया है जिसके बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं पता, तो मैं इस पूरी दुनिया को बताऊं। तो मुझे सबसे अच्छा माध्यम लगा कि मैं लिखूं करके, तो बुक वगैरह लिखूं। तो मैं एक बहुत बड़े ऑथर या एक जर्नलिस्ट एस हुसैन जैदी से मैं मिला, और मिलने के बाद मैंने कुछ एक सब्जेक्ट शेयर करे। मैंने कहा सर इस पर एक फ़िल्म बनाते हैं ना हम लोग, वेब सीरीज़ वगैरह। तो उन्होंने बोला यार ठीक है इस पर तो बाद में बनाते हैं, पहले मुझे तेरी लाइफ के ऊपर लिखना है करके। तो फिर उन्होंने मेरी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी रॉ हिटमैन के नाम से। तो अच्छी रही, बहुत प्यार मिला लोगों का। तो मुझे लगा कि फिर जैदी सर बोले यार अब तुझे एज ए खुद ही ऑथर आना चाहिए। तो अभी अगली बुक मेरी खुद ही आ रही है जो दिसंबर में पब्लिश हो जाएगी, और बहुत सारी मैंने सीरीज़ और फिल्म लिखी हैं जो लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, और लगभग ज़्यादातर सब दुनिया में कहीं ना कहीं से इंस्पायर है। आपने एक बात बोली कि मैं कुछ लिखना चाहता था कि जो मैं मेरे सीनियर या मेरे साथ के लोगों ने की, कोई ऐसा ऑपरेशन जो आज तक आपने कहीं बताया नहीं हो, जो बहुत ख़तरनाक रहा हो, ऐसा कोई ऑपरेशन आपको याद आता है? सर ऑपरेशंस तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं एक अपना आपको बुक का ही एक ऑपरेशन का एक चैप्टर बता देता हूँ। एक ऑपरेशन है, एक्चुअली क्या है कि 2016 के लगभग में हमारे एक नेवल ऑफिसर थे कुलभूषण जाधव सर। पाकिस्तान ने उनको उठाया और बोला कि यार वो RNW के लिए वर्क करते हैं करके, और अपनी तरफ से ही बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, ठीक है, उनके ऊपर जो भी जाली पासपोर्ट वगैरह, और दुनिया के अंदर ये भी दिखा दिया कि उन्होंने वीडियो में बोला है कि वो एक इंडियन स्पाई के लिए काम करते हैं। यार देखो सर, आप जेल के अंदर, वो भी दुश्मन जेल की जेल में, तो यार आपसे गन पॉइंट में बुलवाना कौन सी बड़ी बात है। वो तो अभिनंदन से ही बुलवाया था। तो बिल्कुल मतलब वो तो आप देखो गन पॉइंट में है, वो दुश्मन देश के अंदर सर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कर्नल जो काठमांडू से गायब हो गए, अभी तक पता नहीं चला उनका कहाँ है दुनिया में। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि उनको गायब कराने के पीछे इंडिया की सीक्रेट सर्विस है करके। तो भाई पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछा यार तुम्हारे कर्नल जो हैं वो क्यों आए नेपाल? तो बोलते हैं हमारे कर्नल जॉब के सिलसिले में नेपाल आए थे करके। तो मैं दुनिया को ये बता दूं सर कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की रिचेस्ट आर्मी है। इस धरती में जितना पैसा पाकिस्तान की आर्मी के पास है उतना किसी के पास नहीं है। जितना पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है उतना ही वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो अरबपति बनते जा रहे हैं। वहाँ के लास्ट जनरल की संपत्ति 10,000 करोड़ की संपत्ति सर, आप समझ सकते हैं, 10,000 करोड़ की संपत्ति। तो पाकिस्तान में तो हाय तौबा मची रहती, गरीब भिखारी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, देखो पाकिस्तान जितना बर्बाद, वहाँ की आर्मी उतनी प्रोग्रेस। मतलब
वहाँ जो आज जो पाकिस्तान के हाल आप देख रहे हैं ना, उसका मेन रीज़न वहाँ की आर्मी है। वहाँ की आर्मी कभी नहीं चाहती पाकिस्तान में शांति रहे करके। अगर पाकिस्तान में शांति रहेगी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ भी एक लोकतंत्र की तरह, जैसे हम हिंदुस्तान में हमारा लोकतंत्र है और पाकिस्तान भी फुल्ली फ्रीडम हो जाएगा, तो पाकिस्तान आर्मी पैसा कहाँ से कमाएगी सर? देखो पाकिस्तान को जो भी बजट मिलता है वो तो आर्मी रखती है ना, वहाँ का बजट। हर बजट तो आर्मी के पास ही आ रहा है ना। आपको मैं ये बता दूं कि दुनिया जिसे 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ, वो एक जर्नल ने सिर्फ वो वॉर इसलिए करा दिया था कि तख्ता पलट हो सके। क्योंकि अगर मतलब वहाँ के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि उनकी फोर्स मतलब कारगिल के अंदर एंटर कर चुकी है, पाकिस्तान इन्फेंट्री या रेंजर्स उनके। लेकिन वो जर्नल इतना कि अगर जब वॉर होगा तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? आर्मी के हाथ में आ जाएगा। तख्ता पलट कर दिया ना सर। मतलब आप सिर्फ अपने को पावर में रखने के लिए अपने हज़ारों लोग मरवा दिए, और ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है सर। खैर, तो आप वो ऑपरेशन की बात कर रहे थे। तो बस हाँ, फिर यही पाकिस्तान से पूछा गया, तो पाकिस्तान ने बोला यार कि वो जो उनके कर्नल हबीब हैं वो जॉब के सिलसिले में नेपाल आए। सर आप बताओ, नेपाली मिला उन्हें जॉब के सिलसिले में? मतलब पूरी दुनिया में वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई वो अगला प्लान करने गए थे कि हिंदुस्तान के अंदर अगला एक्टिविटी क्या करना है, कहाँ टेररिज्म फैलाना है, ठीक है, नेपाल के थ्रू कैसे उनके लोगों को इन्फिल्ट्रेट करना है इंडिया के अंदर, और वो वहाँ से गायब हो गए सर। ठीक है, तो वहाँ से गायब हो गए तो एलिगेशन लगाता है कि वो हमारी सीक्रेट सर्विस ने गायब करवाया। चलो जिसने भी गायब करवाया सर, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, इसी पॉडकास्ट के माध्यम से पाकिस्तान को ये भी पता होना चाहिए सर कि अगर हमारे बहुत सारे इनोसेंट उनकी जेल के अंदर है ना, तो वो ये ध्यान रहे कि अगर हमारे किसी भी नागरिक को कुछ भी होता है तो उनके भी आदमी दुनिया में कहीं ना कहीं हैं सर। हमारे यहाँ हैं। अब वो सर कहीं भी होंगे लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं हैं। तो जो जैसा अगर करेगा तो उसको काउंटर जवाब मिलेगा सर। अच्छा, आप जेल में रहे, इस जो आपके ऊपर मर्डर के केस लगा, डबल मर्डर का केस लगा, तो किस किस जेल में रहे? और ये भी बताते हैं कि जेलर आपसे डरता था। अरे सर मैं तो 11 जेलों में रहा सर। 11 जेल में? 11 जेलों में ट्रांसफ़र रहा। 3 जजों की बेंच चेंज करी गई, तो 11 जेल आप समझ लो, सभी कवर हो गया लगभग, जितने भी हैं, जो बड़े बाहुबली समझ लो आप, अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम समझ लो। तो जेलर डरता क्या था सर, इरिटेट हो गए थे, परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा जेल के अंदर। अब एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से, अच्छा एक चीज़ बताओ, दुनिया में सबसे बुरी जगह जेल, मुझे नहीं लगता कि जेल से कोई बुरी जगह होगी। सर उस जेल में भी रखने के लिए रेडी नहीं। क्यों? अब किसी जेल में 20 दिन रह रहा हूँ, थोड़ा मतलब क्या होता है कि आदमी को नींद आने में भी 2-3 दिन लगते हैं। आप किसी नई जगह में चले जाओ यार, तो आपको सोने में 2-3 दिन तो लगेगा उस जगह को एडजस्ट होने में। अब किसी जेल के अंदर मैं गया हूँ और मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे लग रहा है ठीक है, अब नींद आना शुरू हो गई, तो चलो वहाँ से भी ट्रांसफ़र। जैसे ही मैं थोड़ा सेट होने की कोशिश करूँ तो वहाँ से अगला ट्रांसफ़र। तो मैं इरिटेट हो गया बुरी तरीके से। तो एक जेल के अंदर मैं गया, वो शायद मेरा 7वां ट्रांसफ़र था। तो जैसे ही गया तो जाने के बाद मैं अपने रूम में, एक ही दिन हुआ था गए हुए, तो एक डिप्टी जेलर आए और उन्होंने बोला कि यार जेलर साहब तुम्हें बुला रहे हैं करके। मैंने कहा ठीक है बुला रहे होंगे भाई, मैंने कहा आता हूँ करके। तो मैं गया तो जेलर ने भी यार सर जो नॉर्मली तरीके बोले, हाँ वो अपना बिल्कुल पूरा चिट्ठा तो उनके पास था ही मेरा कि इस जेल इस जेल इस जेल। तो होता गया देखो, तो रिकॉर्ड वैसे ही ख़राब हो गया। मतलब जब भी जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र जाता है तो समझ लो उस बंदे का रिकॉर्ड वैसे ही ख़राब हो गया, क्योंकि उसको जेल रखना नहीं चाहता। ठीक है, तो कभी भी कोई भी जेलर ये नहीं चाहता कि उसकी जेल से किसी भी क्रिमिनल का ट्रांसफ़र हो, क्योंकि उसका असर उस पर, उसकी नौकरी पर पड़ता है कि यार तुम इस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो करके। ठीक है, तो सेम उसने मुझे एक इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेड दिया। और थ्रेड देने का तरीका उसका ये था यार, वो बोला देख कि ना तो ये बोला सीक्रेट सर्विस है ना ये कोई है, किसी को यही नहीं पता था मैं किसके लिए काम करता हूँ, क्या हूँ। कभी कोई बोलता था एनएसजी में हूँ, कोई बोलता था कि अडवाणी सर का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, कोई बोलता था मायावती का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, कोई बोलता था यूपी पुलिस के अंदर हूँ, है ना, कोई बोलता था पैरा। तो पता किसी को भी नहीं था। जो मीडिया बता रही है दुनिया उसी को मान रही है, हर आदमी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने बोला यार देख भाई, बोला बिस्ट मेरी जेल के अंदर एक भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं करके। ठीक है, तो मुझे ये बोल रहा था कि भाई मेरी जेल में कुछ मत करना, और यहाँ भगदड़ होगी तो 2-3 लोग मरेंगे, तू भी एक है उसमें से। उसका इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेड देने का तरीका था। तो मैं सुना उसकी बात, बोला ठीक है, बोला तुम्हें कुछ कहना है? अब सर ट्रांसफ़र तो हो ही रखा था, चला कल रात को यार, रात भर सोया नहीं, वैसे ही दिमाग ख़राब हो रखा था। तो फिर मैंने बोल दिया यार, मेरे को गुस्सा तो वैसे ही था सर। मैंने कहा सर देखो मुझे नहीं पता, मैंने कहा सर आदमी को मारने में कितना टाइम लगता है, कोई ठीक ठाक मजबूत सा आदमी होगा तो उसको मरने में, गला दबाएंगे तो साला तंदुरुस्त आदमी हुआ तो 1-8 मिनट लग ही जाएंगे उसको मरने में।
तो मैंने कहा सर अगर मेरे रेंज में कोई आएगा तो मैंने कहा मुझे मारने में आदमी को 3 ही सेकंड लगते हैं बस। और मैंने कहा ध्यान रखना, मैंने कहा अगर तुम्हारी जेल के अंदर कोई मर गया तो तुम भी मेरे बगल में ही सोओगे 302 में। तो अब शाम को उसने ट्रांसफ़र, तो इरिटेट। अरे तो आदमी एक, मैं आपसे मेरी रख के देखो ना सर, मैं परेशान हो रखा हूँ आके यार, 2-4 दिन के बाद भाई आके बुला के कर ले। तो सुबह सुबह आके मेरे को भी बहुत थ्रेट दे रहा है। अच्छा मैं भी एक चीज़ समझ लिया, मैं अपने मन में बोला, मैंने कहा जेलर साहब और कहाँ भेजोगे इससे, मतलब तुम मुझे भेज कहाँ दोगे, जेल ही में तो रखोगे ना, इससे तो कहीं भेज ही नहीं सकते। चाहे मैं तुम्हें थ्रेट दूँ कुछ भी करूँ, मुझे तुम जेल ही में रखोगे। तो भी मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा यार काम। जेल की दुनिया कैसी? अरे जेल की दुनिया से एक अलग वर्ल्ड है जेल। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में अगर किसी ने भी नेतागिरी करनी है उसको एक बार दर्शन करने चाहिए, जो नेता बनना चाहता है। अगर दुनिया के अंदर सही पॉलिटिक्स है कहीं पर तो जेल के अंदर है। जेल में वो बढ़िया तरीके से राजनीति सीख जाएगा। तो खासकर नेताओं को, जिसने जिस देश का एक बड़ा नेता बनना है, एक लीडर बनना है, जो बहुत सारी बातें बोलते हैं आजकल, तो उनको एक बार एक दौरा लगा के जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, चाहे महीने भर 15 दिन ही रह कर आए। तो एक अलग दुनिया है सर, एक अलग वर्ल्ड है, एक अलग चीज़ है। मतलब इंटेलिजेंस की बात करो तो हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंट फेल है अंदर के लिए। आज कोई भी दिल्ली के अंदर कोई भी क्राइम हो जाए, कोई भी क्राइम, दिल्ली पुलिस अगर वो क्राइम नहीं खोल पा रही है, यहाँ की स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच या ATS कुछ भी STF वो क्राइम नहीं खोल पा रही है, वो जेल चली जाए, उसको 10 मिनट पता चल जाएगा क्राइम किसने किया है करके। क्योंकि हर चीज़ तो जेल से ही है ना सर। जिसने क्राइम किया होगा क्रिमिनली होगा, किसी ना किसी के टच में होगा। तो जेल के अंदर से आपको दुनिया की हर चीज़ पता चल जाएगी। जेल से तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन मरने वाला है, किसकी सुपारी ले ली है करके, और कौन उसको मारेगा, ये सब वहाँ पता सब जेल में तो सब पता चलेगा सर। कोई बड़ा गैंगस्टर मिला जेल में? बहुत सारे गैंगस्टर्स मिले सर। ये आपके जितने भी आपके जो दिल्ली में आजकल चल रहे हैं, चाहे आपके राठी गैंग को, बवाना गैंग हो, सुनील राठी उस टाइम बागपत वाला, अभी शायद लास्ट में मुन्ना बजरंगी केस में बागपत के अंदर जो हुआ, तो ये सारे जेल ही में थे उस टाइम। तो आपके चाहे जैसे आपके अंडरवर्ल्ड के नाम हो, आपके PP हो गया, बंटी पांडे हो गए, आपके बाहुबली DP यादव, साथ में बहुत खाना खाया हमने एक साथ, है ना। महेंद्र भाटी हत्याकांड में वो लोग अंदर थे, जो आपके दादरी में शायद जो हत्या हुई थी 92 के अंदर। आपके स्वयं रामदेव के छोटे भाई भी अंदर थे एक हत्या के अंदर, बालकृष्ण, ठीक है, वो भी हरिद्वार में बंद थे। तो लगभग एक डॉक्टर के नाम से बहुत फेमस है, मैं नाम भी भूल गया, अभी तो वांटेड चल रहे हैं इंडिया से, तो भी पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में है अभी। तो बहुत सारे लक्ष्य जेल में तो क्रिमिनल मिलेंगे, चाहे वो गैंग। जेल के अंदर मैं आपको बताऊं कि जेल के अंदर आपको एक 100 रुपये कमाने वाला आदमी भी मिलेगा, और जो 100 करोड़ कमाता है वो भी मिलेगा। जेल में हर वैरायटी, हर तरह का आदमी मिलेगा। तो वहाँ भी आपने कोई ऑपरेशन चलाया या आपको किसी ने रिक्रूट करने की कोशिश करी? नहीं सर, देखो जेल में रिक्रूट तो क्या है, जो मैंने आपको बोला कि मेरी अगली बुक आ रही है, उसका एक अगला चैप्टर है करेंसी के उधर, फेक करेंसी के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा जो हमने नेटवर्क तोड़ा, ये जेल के अंदर से इस नेटवर्क को पूरा तोड़ा। जो लाल मोहम्मद को नेपाल के अंदर किसी ने मारा, जो पूरी ISI की फंडिंग को इंडिया के अंदर करता था, तो इसका जो मेन काम हुआ, सक्सेस काम हुआ, वो जेल के अंदर से ही हुआ। क्या हुआ? एक्चुअली उस इंडिया के अंदर कुछ पैसा आ रहा था, लेकिन लाल जो एक मेन एक्यूज्ड है इसका, लाल मोहम्मद, उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे। तो पहली बार पता चला कि एक जेल के अंदर जो उसका खास आदमी, वो जेल में, खास तो क्या बोलेंगे, 10वें 15वें नंबर पर लगा लो तो भी खास ही है। तो वहाँ तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद पहले तो दोस्ती हुई उससे। बहुत पूजा पाठ वाला आदमी था साला, 8-8 घंटे तक तो पूजा ही करता था, ठीक है, जेल के अंदर भी, मतलब बढ़िया। तो कई बार मुझे तो देख के लगता था यार कि ये लोग इतना पूजा अगर भारी कर लेते तो जेल में तो कभी आना ही नहीं पड़ता। तो पहले तो उसने डिले किया यार कि मैं कोई जाली करेंसी का काम नहीं करता, ऐसी पुलिस ने ब्लेम लगा दिया ऐसी। अरे तो पुलिस यार ब्लेम लगाएगी, एक करेंसी के बदले 2-3 करेंसी देगी, लाख जाली करेंसी थोड़ी ना देगी। तो थोड़े दिन के अंदर ब्रेन वॉश करके उसको समझा दिया, और वो रेडी हो गया साथ में काम करने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो भी मेरे टीम के जो नीचे के लोग थे, हमने कहा ठीक है, एक डील होगी नेपाल के अंदर, तुम लोग नेपाल से करेंसी लेकर आओ करके। तो जो जेल के अंदर हमारा जो दोस्त था, उसने बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तुम उससे करेंसी ले लेना करके। और उसको हमने उसका प्रॉफिट किया, तुझे 10-15% तेरे को हम शेयर कर देंगे करके। तेरे को, उसको ये नहीं पता कि मैं सीक्रेट सर्विस के लिए ही है करके। तो जो भी हमारा बंदा डील करने गया और वहाँ से पैसे लेकर आया, और हमने उस पैसे को चेक किया तो फीचर्स उसके टोटल ISI के फीचर्स थे
कि ये पैसा पाकिस्तान की करेंसी है जो पाकिस्तान बना रही है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हमारे पास उसके पहले ब्लूप्रिंट हमारे पास थे उस नोट के। तो हमने मैच किया तो सेम पैसा वही निकला, तो कंफर्म हो गया कि ये पैसा वहीं से आ रहा है करके। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड बड़ी डील करी वहाँ से, दूसरी डील भी रहे, ऐसे कंटिन्यू हम लोग डील करते रहे, क्योंकि हमारे को एक बहुत बड़ी डील करनी थी मेन आदमी तक पहुँचने के लिए, लाल मोहम्मद। ठीक है, लाल मोहम्मद तक पहुँचने के लिए। और एक ऐसा वक्त आ गया कि इतनी बड़ी डील करने के लिए खुद लाल मोहम्मद को आना पड़ा। ठीक है, तो फिर इसको ख़त्म किया ताकि इस पूरी जाली करेंसी का नेटवर्क को तोड़ा जा सके। अच्छा, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूँगा, अंकित द्विवेदी को, कि जो लाल मोहम्मद है उसको जब नेपाल में काठमांडू में मारा गया तो उसका सीसीटीवी भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें कार में 2 लड़के घूम के उसको गोली मार रहे हैं, उसकी बेटी छत से कूदती है, तो वो सीसीटीवी ग्रैब भी लगा देंगे। एक अच्छा ऑपरेशन था। लाल मोहम्मद जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था, दाऊद के लिए भी काम करता था, उसके अलावा उसके घर पर हाल फिलहाल में जो चाइनीज़ एजेंट थे उनका जमावड़ा भी लगा रहा था। बिल्कुल। तो एक अच्छा वर्क था, और ये माना जाता है कि अब तो खैर जो लकी बिस्ट हैं वो खुद ही बोल रहे हैं कि इनका यानी सीक्रेट सर्विस का काम था, तो ये शुरू से था। पहली बार में इन्होंने एडमिट भी किया। आप NSG में भी रहे? NSG में रहने का मौका मिला थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो NSG में आ गया। और NSG में 3 साल के लिए डेपुटेशन आते हैं, तो मैं तो 11 महीने ही रहा, 11 महीने के बाद चला गया था मैं भी यहाँ से। रेस्ट करने के लिए NSG है? तो NSG सर मतलब थोड़ा, मैंने अपने सीनियर को बोला, जो भी मेरे गुरु थे यार, मेरे को हमेशा बोलते थे, मैंने कहा सर कि आप हमेशा ऑपरेशंस पर ही रहता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे भी कभी दिल्ली बॉम्बे तो दिखा दो करके, है ना, हमेशा जंगल में यार आदमी भी देखने को ना मिले, ठीक है, क्योंकि अगर CI और रिमोट एरिया में ऑपरेशन चल रहे हैं, सपोज करो अफ्रीका जैसे, सोमालिया जैसे देशों में ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ कहाँ आदमी मिलेंगे आपको? आप नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन कर रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं आदमी आप लोगों को? तो कंटिन्यू बोलता गया, तो एक दिन अगलों को बोला है ठीक है चलो भाई इसकी भी मनोकामना पूरी कर लो, इसको NSG डेपुटेशन दे दो करके। तो मुझे लगा यार थोड़ा दिल्ली में रेस्ट कर लेता हूँ, दिल्ली बॉम्बे वगैरह देख लेता हूँ, तो NSG में आया। तो NSG में रहते हुए क्या क्या किसी की सिक्योरिटी देखी आपने? NSG में मैं मोदी साहब के साथ रहा सर, तो हम गुजरात के CM हुआ करते थे, तो 92 डेज़ उनके साथ रहा मैं। कुछ टाइम अडवाणी सर के साथ रहा, राजनाथ सर के साथ रहा, अपने प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, तरुण गोगोई, प्रकाश सिंह बादल, चंद्रबाबू नायडू। मोदी जी की सिक्योरिटी जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी थे आप? हाँ, उनका सबसे इनर सर्कल, पर्सनल बॉडीगार्ड। किस तरह की सिक्योरिटी होती है, कुछ बताएंगे? एक्चुअली सर मेरा काम था मोबाइल सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी बहुत सारी होती हैं, जब भी हम लोग अगर सिक्योरिटी की बात करें इंडिया के अंदर, तो 4 कैटेगरी हैं, आपको सबको पता ही है यार, XYZ Z+। Z+ में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी SPG का भी कवर Z+ में आता है, दिल्ली पुलिस भी Z+ देती है, CISF भी देती है, आजकल ITBP भी देती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस देती हैं Z+। NSG कवर भी देती है, लेकिन मेरा जो कवर था, हम लोगों का जो कवर था, हमारा कवर था मोबाइल सिक्योरिटी का। मतलब कहने का मतलब है जिस भी PP को हम प्रोटेक्टिव पर्सन को, जिसको भी मैं सिक्योर कर रहा हूँ, वो जब भी अपने घर से निकलेगा, अपने घर से निकलने के बाद वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, दोबारा सेफ उसको उसके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी थी सर। बाकी और भी फोर्सेस रहती हैं, लेकिन जो हमारा मेन काम था, मेन काम घर से लाना, वापस सेफ घर के अंदर छोड़ना। अच्छा, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो एक ब्रिज के ऊपर जो, हाँ, ब्रिज के ऊपर जो था, ब्रिज के ऊपर जो, कितनी बड़ी चूक मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी चूक है। देखो ये चूक आप डायरेक्ट SPG को नहीं बोलूँगा मैं, इस चूक के पीछे वहाँ की लोकल यूनिट्स के ऊपर बहुत बड़ा, मतलब जो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंट यूनिट है, उसकी बहुत बड़ी चूक सर, ठीक है। उसके बाद IB की भी बहुत बड़ी चूक है ना, ये भी इंटेलिजेंस। देखो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ दो सर, सिक्योरिटी फोर्सेस तो चलो उनकी तो चूक है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा फेलियर है, मैं आपको ये बोलूँ कि इस दुनिया के अंदर, कि किसी भी देश के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है, अगर वो देश सबसे सेफ है तो उस देश की इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। अगर उस देश के अंदर कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी टेररिज्म अटैक हुआ है, कोई भी ब्लास्ट हुआ है, तो सिर्फ उसका इंटेलिजेंस का फेलियर है सर। इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे होगी? कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग? अब कि कोई स्लीपर सेल बन के दिल्ली में घूम रहा है, तो ये इंटेल कैसे गैदर करेगा? देखो हर पर्सन टू पर्सन तो इंटेल गैदर करना मुश्किल। देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक सोसाइटी है कोई भी XYZ, मैं उस सोसाइटी के किसी एक इंसान से मिलूंगा, हम डीपली बात नहीं करेंगे इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे करते हैं करके। आप मुझे किसी सोसाइटी के किसी एरिया के एक 10-12 साल का बच्चे के साथ बैठाओ, तो उससे 5 मिनट बात करने के बाद मैं उस सोसाइटी के लोगों की सोच बता दूंगा सर। लगभग वहाँ के 50% 60% के सोसाइटी के लोग कैसे हैं, वो कितना फेवर करते हैं प्रेजेंट लीडर को,
वो कितनी नफरत करते हैं प्रेसिडेंट लीडर से, वो कितना प्यार करते हैं हिंदुस्तान से, मैं उस सोसाइटी के बारे में बता दूंगा आपको। उस सोसाइटी का असर उस बच्चे के ऊपर नजर आ जाएगा सर, उसकी बातों में समझ में आ जाएगा उसको। वो जो बच्चा बोल रहा है ना, वो बच्चा वो नहीं बोल रहा, वो उसकी सोसाइटी, उसके आसपास का माहौल वो बोल रहे हैं। तो हजारों तरीके होते हैं इंटेलिजेंस को इनपुट करने के। ये जो डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक बहुत बड़ा, बहुत CIA का बहुत बड़ा फेलियर सर, बहुत बड़ा फेलियर। मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो मैं तो ये बोलूँगा यार कि भाई क्या कहते हैं, राम भरोसे चल रही थी फिर तो US की सिक्योरिटी। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, सेकंड पावरफुल आदमी, वर्ल्ड का सेकंड पावरफुल आदमी एक स्पीच देने आता है। मैं भी कभी भी आपको VIP के प्रोग्राम को थोड़ा समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प का प्रोग्राम था वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता कि ट्रम्प का प्रोग्राम आज था और आज ही चला गया था। उनकी टीम के पास ऑलरेडी पूरे प्रोग्राम्स होते हैं पहले से, ठीक है। तो 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी इनके प्रोग्राम आ जाते हैं, 4 दिन पहले भी। ये लोग क्या करते हैं, पहले CIA वहाँ की सीक्रेट सर्विस उस जगह पर जाती है और पूरा पूरा सिक्योर करती है उस जगह को। और उस जगह को सिक्योर नहीं करती, उस जगह से 1300 मीटर दूर जो भी बिल्डिंग्स होंगी उन सब बिल्डिंग्स पर उनके स्नैपर होने चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, किसी भी आदमी को टारगेट करने के लिए 1300 मीटर दूर से भी एक स्नैपर इजीली तरीके से टारगेट कर लेता है। जिस जगह पर भी ट्रम्प का स्पीच चल रहा था, तो मैं बोलता हूँ कि 360 पर, 360 डिग्री पर ऐसी कोई हाइट्स नहीं होनी चाहिए थी जिस हाइट से ट्रम्प को डायरेक्ट देखा जा सके। और वहाँ नियर विद इन 150 मीटर दूरी पर एक लड़का असल्ट राइफल के साथ बैठ गया। वो कैसे वहाँ तक, मतलब क्यों वहाँ की सीक्रेट सर्विस की या वहाँ के स्नैपर्स की उस पर नज़र नहीं पड़ी? तो बहुत बड़ा फेलियर है ना सर। चलो आप मान लिया कि US के अंदर वेपन्स इजीली तरीके से मिल जाते हैं, असल्ट राइफल वहाँ इजीली तरीके से लाइसेंस पर मिल जाते हैं, वो हम उसको छोड़ते हैं। चलो ये भी मान लिया यार, आपसे ये भी चूक हो गई कि एक लड़का ट्रम्प को पसंद नहीं करता था। चलो ये भी मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस इतने इनपुट नहीं गैदर कर पाएगी बस इस लेवल तक। लेकिन आपके 1300 मीटर के एरिया के अंदर, आपके 200 मतलब 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर, 1.5 किलोमीटर के अंदर एक आदमी वेपन के साथ कैसे घुस गया सर? तो राम भरोसे वाली बात हो गई ना कि यार तो राम भरोसे चल रही थी करके। चलो तो एक प्रोफेशनल शूटर नहीं था वो लड़का, और बहुत डिस्टेंस भी मैं कह रहा हूँ ना, कुछ डिस्टेंस नहीं था। 1300 मीटर से आदमी हेड शूट करता है। एक अच्छा जो शूटर होगा वो 1300 मीटर दूर से भी शूट कर देगा हेड। वो तो 150 मीटर पर बैठा हुआ था एक लड़का, वो भी असल्ट राइफल के साथ, तो नहीं था प्रोफेशनल लड़का, ऐसे साइड से निकला था बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या हुआ, वो एक ऑटो वेपन चला रहा था। ऑटो वेपन चलाते समय क्या होता है कि जब भी एक गोली निकलती है तो उसका एक वेपन का एक अलग ही प्रोसीजर है, उसकी थ्योरी एक अलग भी है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इसकी जगह बोल्ट एक्शन होता वेपन तो हो सकता है गोली हिट हो सकती थी, क्योंकि बोल्ट एक्शन वेपन से अगर लड़का गोली चला रहा होता तो चांसेस थे गोली लग जाती। लेकिन एक ऑटो वेपन था, तो ऑटो वेपन्स की मशीनरी का पूरा एक अलग सिद्धांत पर काम करता है, जो उसके 8 सिद्धांत होते हैं उन पर काम, वो एक अलग थ्योरी है। तो मतलब किस्मत अच्छी थी उनकी, बाकी राम भरोसे चल रहे थे सर। और CIA का और बहुत बड़ा जो भी उनकी इंटेलिजेंस यूनिट है, DIA XYZ, जो भी US की लोकल यूनिट से लेकर CIA तक, FBI तक, उनका बहुत बड़ा फेलियर। स्नाइपर्स क्या होता है? स्नाइपर्स दुनिया का एक बेहतरीन शूटर सर। अगर आप हम हिस्ट्री के ऊपर चले जाएँ, महाभारत के ऊपर चले जाएँ, तो महाभारत का आप अर्जुन या कर्ण समझ लो। एक छोटी सी, मैं आपको, एक सोल्जर, एक स्नाइपर में फ़र्क। एक सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर, मतलब इंडियन सोल्जर ही नहीं, अब US सोल्जर उठा लो, चाइना सोल्जर उठा लो, उनका एक ही मोटो है, एक गोली और एक एनिमी, 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली एक दुश्मन। एक स्नैपर का मोटो है, एक गोली एक कमांडर, 1 बुलेट 1 लीडर, 1 बुलेट 1 ब्रेन। मतलब स्नैपर को मतलब नहीं हज़ारों लोगों को मारने से, वो सिर्फ ब्रेन को ख़त्म करेगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। मतलब एक कहावत है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को ख़त्म करो, वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म, क्योंकि दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन को बनने में टाइम लगेगा, चीज़ है। तो स्नैपर का मोटो होता है, वो सिर्फ उसको मारता है जिसको मारने से पूरी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी सर। तो उसका मोटो चेंज हो गया। तो उसकी ट्रेनिंग होती होगी पूरा अलग ट्रेनिंग, बहुत ही अलग ट्रेनिंग। मतलब मैंने आपको बोला कि उसका मोटो ही चेंज हो गया सर। कि आपने महाभारत, हमने सब ने, मतलब हिंदुस्तान में सब कौन है जिसने महाभारत नहीं देखी सर, है ना। मतलब अश्वनी सेना कौरवों के पास थी, जो वो लाखों की अश्वनी सेना, लेकिन फिर भी हम अर्जुन को याद करते हैं। तो महाभारत का स्नैपर समझ लो सर आप। गुड, अच्छे समझाया आपने। हाँ, ये है तरीका। अच्छा, आपने चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बारे में कहा कि उनकी पार्टी चीनी की कम्युनिस्ट पार्टी ने मार डाला था। देखो सर, आपका क्या इस बारे में क्या सोच है? देखो एक्चुअली क्या है कि अगर आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के प्रीमियम थे,
अगर उस पर आप बात करें तो उससे पहले एक इंसिडेंट 1955 11 अप्रैल का एक इंसिडेंट है जो बहुत फेमस इंसिडेंट है। शायद हम लोग क्या है, हमारी सीक्रेट सर्विस क्या है, हम लोग बताते नहीं है दुनिया में कि हमारे RNW ने दुनिया में क्या क्या बेहतरीन ऑपरेशन करें। तो अगर इसी ऑपरेशन की आप मैं 1955 11 अप्रैल की मैं बात करूँगा तो दुनिया के अंदर अगर आप मुझसे पूछो तो इससे बड़ा ऑपरेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे आप मोसाद का ऑपरेशन लगा लो, आप CIA का ऑपरेशन बताओ। मैं अगर ये पूछता हूँ कि कश्मीर प्रिंसेस जो ऑपरेशन था इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली ज़ियाओ लाई को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो शायद नेक्स्ट ईयर चाइना भी आज़ाद हो गया, लेकिन चाइना भी सेम 2 हिस्सों में डिवाइड, ताइवान और चाइना दोनों अलग डिवाइड हो गए। तो चाइना की जो KMT थी वो उनको पता था कि जो चाइना का ब्रेन है वो ज़ियाओ लाई है और वो किसी भी कीमत में ज़ियाओ लाई को मारना चाहते थे, किसी भी कीमत में। तो ये बात ऐसा नहीं है कि चाइना को पता नहीं थी या वहाँ की इंटेलिजेंस सिस्टम PRC को नहीं पता थी, उनको भी पता थी कि KMT कंटिन्यू हमारे मतलब ज़ियाओ लाई जो हमारे प्रीमियम है उनको टारगेट करना चाहता है करके। और उसी टाइम क्या हुआ, बांडुंग कॉन्फ्रेंस आपने नाम सुना होगा जो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था, नेहरू जी और ज़ियाओ लाई ने मिलकर करा था जो इसको। और ये कॉन्फ्रेंस दुनिया नहीं चाहती थी हो करके, वेस्टर्न कभी नहीं चाहता कि ये कॉन्फ्रेंस और हिंदुस्तान और चाइना एक बड़ी ताकत उभर कर आए एशिया में से। तो हमेशा उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का क्या किया, अपोज किया कि कम्युनिस्ट भी है वो चीज़ है, वो नहीं चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, ज़ियाओ लाई को इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान से एक प्लेन मंगवाया जिसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था, इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन था। अब होता क्या है कि इस प्लेन में टोटल क्रू मेंबर 6 के 6 हमारे थे, इंडियंस थे। और ये प्लेन को हांगकांग से जकार्ता जाना था और इस प्लेन के अंदर चाइना के प्रीमियम भी जा रहे थे। जब ये प्लेन शायद 18,000 फुट की हाइट पर ऊपर एयर पर था और ये नथुला आइलैंड के पास था, तो ये प्लेन क्रैश हो गया और ये क्रैश होकर सीधे नथुला आइलैंड पर जाके गिरा। तो इसमें से 2 सर्वाइवल, दीक्षित एंड कार्निक, तैरकर किनारे तक पहुँचे। वो 2, एक इंजीनियर थे और एक को पायलट थे। और उन्होंने इंडोनेशिया नेवी को एक चीज़ बोली जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया, पूरी वर्ल्ड उल गई उस इन स्टेटमेंट से। उनका स्टेटमेंट था कि यार ये प्लेन कोई क्रैश नहीं हुआ, इस प्लेन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है करके बॉम्ब का। अब जैसे ही ये बोला, बस ये सुनना था और पूरी दुनिया में भूचाल आया। दुनिया की हर इंटरनेशनल मीडिया ने एक ही चीज़ बोला कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो, क्योंकि हिंदुस्तान बात तो दोस्ती की करता है, लेकिन हिंदुस्तान ने चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की या उनके प्रीमियम को मारने की प्लानिंग करी थी इस प्लेन में। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उस दिन अपेंडिक्स का दर्द था उनका और वो उस प्लेन में नहीं गए ज़ियाओ लाई। और फिर भी इस प्लेन के अंदर 16 लोग मारे गए थे, बहुत बड़े बड़े डेलीगेट्स, हमारे सारे क्रू मेंबर। तो इस केस को मतलब हिंदुस्तान तो इनोसेंट था ही, ये सबको पता है कि हिंदुस्तान इनोसेंट था, लेकिन पूरी दुनिया, चाहे आप उस टाइम के USSR को बोलो, चाहे उस टाइम ब्रिटेन के MI5 को बोलो, CIA को बोलो, PRC को बोलो, KMT को, सब लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर इलेक्शन लगा दिया। तो उस टाइम के हमारे जो ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव, उनको जिम्मेदारी दी गई इस केस को सॉल्व करने की इंटरनेशनल लेवल पर, और वो यहाँ से गए। मतलब ये एक ऐसा केस है इकलौता दुनिया में जिसको दुनिया कभी नहीं चाहता था केस सॉल्व हो, चाहे मतलब दुनिया की सारी एजेंसी, बेस्ट एजेंसी, वो नहीं चाहती थी केस खुले। यहाँ तक कि चाइना खुद नहीं चाहता था केस कभी सॉल्व हो, लेकिन हमारे एक ऑफिसर ने पूरी दुनिया के सामने इस केस को सॉल्व करके दिखाया और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भाई हिंदुस्तान कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता और इस धमाके के पीछे हिंदुस्तान का कोई हाथ नहीं था। तो इस केस से हमारी इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया सर, और आगे चल के रामेश्वर नाथ काव ही रॉ के फाउंडर बने। 1968 में इन्होंने ही रॉ को खड़ा किया। तो वो एक ऐसा केस, तो किसका था वो, किसकी प्लानिंग थी? प्लानिंग देखो, प्लानिंग तो सर एक्चुअली क्या था, प्लानिंग थी KMT की। KMT की प्लानिंग थी कि एक्चुअली डेटोनेटर, जो उस बॉम्ब के अंदर जो डेटोनेटर यूज़ हुआ था वो अमेरिकन डेटोनेटर था, लेकिन अमेरिका ने बाद में स्टेटमेंट दे दिया था, अपना एक मीडिया स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं मानता हूँ कि डेटोनेटर मेरा है, लेकिन इससे कहीं ये प्रूफ नहीं होता कि बॉम्ब मेरा है करके, ठीक है, क्योंकि बॉम्ब के अंदर ऑलरेडी डेटोनेटर के साथ साथ 3 चीज़ें और लगती हैं, एक्सप्लोजिव, पावर सोर्स एंड मैकेनिज्म। ये 3 चीज़ें कौन से देश की हैं ये कभी प्रूफ नहीं हुआ। तो अकेले डेटोनेटर मेरा होने से ये बॉम्ब मेरा है, इस बात की पुष्टि नहीं होती है। तो अमेरिका ने इसमें डिने कर दिया, लेकिन बॉम्ब KMT ने लगाया था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़, चाइना के प्रीमियम को पता था कि प्लेन में बॉम्ब लग चुका है करके, वो चाहते तो इस इंसिडेंट को रोक सकते थे। मतलब जब कश्मीर प्रिंसेस प्लेन के अंदर हांगकांग में बॉम्ब प्लान किया गया, तो जिस बॉम्बर ने लगाया था, चाओ चू नाम था उसका, उसके अपने एक फ्रेंड की मदद से, चाओ सेकी की मदद से किया था। और कहते हैं कि इस केस का जो मास्टरमाइंड था सर,
दुनिया के अंदर, इसको किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, एक हुइंग चिंग, जिसको दुनिया में आज तक कभी नहीं देखा, एक मिस्ट्री है वो, कि जिसने 56 लीजियन ग्रुप भी ऑपरेट किया था KMT का। लेकिन जियाओ लाई को जब उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि सर जिस प्लेन में आप जाने वाले हो, KMT उस प्लेन के अंदर एक बॉम्ब को प्लान कर चुकी है करके, और हम इसको पूरी दुनिया को बता देते हैं, तो उनके प्रधानमंत्री ने बोला कि नहीं, आप मत बताओ, ठीक है, ये धमाका होने दो करके। तो जियाओ लाई ने खुद नहीं गए, लेकिन अपने कुछ एक लोग उस प्लेन में भेजे और ये धमाका होने दिया सर। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा किया कि उनको पता था अगर ये उनके पीछे इनके दो मकसद थे। पहला मकसद क्या था कि US कंटिन्यू अगेंस्ट चाइना के था, ठीक है, क्योंकि KMT को सपोर्ट कर रहा था US कंटिन्यू, आज भी KMT को सपोर्ट, आज भी ताइवान को सपोर्ट करता है। तो जियाओ लाई को पता था अगर ये धमाका हो गया और इंटरनेशनल लेवल पर मैं बोलूँगा बॉम्ब अमेरिका ने मदद करी, तो अमेरिका हमेशा के लिए बैकफुट में चला जाएगा। उनका पहला मकसद ये, और जो पूरा हुआ यही। इस धमाके के बाद अमेरिका को ताइवान के साथ संधि तोड़नी पड़ी और चाइना को रिपब्लिक ऑफ चाइना का दर्जा मिला। उनका पहला मकसद यहाँ से सॉल्व हुआ। उनका दूसरा में जो मकसद सॉल्व हुआ, उनको ये पता था कि अगर ये धमाका हो गया, अगर ये धमाका नहीं होगा तो फिर दूसरी बारी KMT मुझे मरवाने की तैयारी करेगा, वो हर बारी कोशिश करेगा, लेकिन एक बारी ये धमाका हो जाएगा और ये केस इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो उसके बाद कभी ताइवान मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो सेम चीज़, वो दोनों मकसदों में कामयाब हुए। तो हमारे रामेश्वर नाथ काव ने उनसे एक चीज़ बोली लास्ट में कि सर, कि बेशक आपकी आज जीत हो गई है करके, आप जीत गए हो, लेकिन ये इंसानियत की हार है सर। तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला कि यार कभी कभी देश के लिए कुछ अहम फैसले लेने पड़ते हैं। वो तो लेने पड़ते हैं। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर में भी रहे और नॉर्थ ईस्ट में भी आपने सर्व किया, दोनों का एक्सपीरियंस या दोनों का टेररिज्म में क्या फ़र्क है? मैं एक ही लाइन में आपको बोलूं कि JNK का सबसे बुरा दिन वो नॉर्थ ईस्ट का मेरे लिए सबसे अच्छा दिन सर। मतलब कि अगर मुझे ये बोला जाए कि JNK और नॉर्थ ईस्ट, तो मैं सिर्फ हिंदुस्तान के लेवल पर नहीं बोलूँगा, वर्ल्ड लेवल पर मेरे लिए मणिपुर दुनिया का डेंजरस स्टेट है, खतरनाक दुनिया वर्ल्ड लेवल पर। अगर आप मुझे दुनिया के 5 बोलो तो मैं एक मणिपुर बोलूँगा। मैंने आपको बोला ना कि जम्मू कश्मीर का सबसे बुरा दिन, नॉर्थ ईस्ट का सबसे अच्छा दिन। अकेले मणिपुर के अंदर प्रेजेंट टाइम में 36 टेररिज्म ग्रुप एक्टिव। दोनों का क्या है मैं आपको बताता हूँ। JNK के टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट के टेररिज्म के अंदर फ़र्क। JNK के अंदर क्या होता है, एक मिलिटेंट आता है, LOC क्रॉस करके आता है और आर्मी के साथ एक फायर करता है। उनका काउंटर 1 दिन 2 दिन भी चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि JNK के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है, कंटिन्यू मिलिटेंट फायर कर रहा है और 2-2 दिन तक भी ऑपरेशन चलते हैं। उसमें क्या होता है, मिलिटेंट जो होता है वो कैजुअलिटी दे जाता है आर्मी को, 2 जवान शहीद हमारे, ये उसकी कैजुअलिटी होती है, 3 जवान शहीद। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का जो अम्बुश है ना सर, उनका जो मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उनका अम्बुश कैसा है, अगर आप अपने घर पर हो और बहुत तेज़ बरसात आ रही है और आपको एकदम से रोड क्रॉस करनी है, तो क्या आप पानी की बूंद से बच पाओगे? नहीं बच पाएंगे। बस उनका अम्बुश यही है। अगर उनके अम्बुश के रेंज में कोई आ गया तो वो नहीं बचता। वो सिर्फ 2 ही मिनट फायर करते हैं, लेकिन 2 मिनट के अंदर वो 10 कैजुअलिटी 12 कैजुअलिटी दे के चले जाएंगे। वो ज़्यादा देर नहीं करते। उनका ये नहीं होता कि वो आर्मी के साथ आधे घंटे ऑपरेशन करेंगे, काउंटर करेंगे। उनका अम्बुश सिर्फ 2 मिनट का होगा, लेकिन 2 मिनट के लिए वो इतनी तैयारी करते हैं। अगर आपने देखा होगा शायद 2015 पर आई थिंक 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हुए थे देश में। चंडेल डिस्ट्रिक्ट है, चंडेल डिस्ट्रिक्ट में। इससे पूरी दुनिया हिली थी जब दुनिया को पहली बार पता चला वर्ल्ड को कि नॉर्थ ईस्ट भी कुछ है करके। और आपको ये बता दूं कि इस ऑपरेशन को करने के लिए इसके बाद जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो म्यांमार में हुई थी, सेकंड बालाकोट पर हुई थी। जो फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में हुई थी। एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट के 8 ग्रुपों ने एक अम्ब्रेला बनाया था जिसका नाम था UNLF साउथ ईस्ट एशिया, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। 8 इंसर्जेंट ग्रुप को चाइना ने क्या कर दिया, एक अम्ब्रेला के अंडर में ले लिया था और इसको कमांड किया था NSCN-K ने। और उसका सेकेंड इन कमांडर जो था उल्फा का परवेज बरवा था। उस टाइम शायद NSCN-K के जो कमांडर, चीफ एंड कमांडर थे, जो उस टाइम ये अपने खपलांग बाबा हुआ करते थे। बरवा ने तो सरेंडर किया ना बाद में? क्या चीज़ है, बाद में सरेंडर सबने कर दिया था, क्योंकि जो इस ऑपरेशन करने के बाद म्यांमार में जो भी ऑपरेशन हुआ था उसके बाद सबने करके पीस कीपिंग में आ गए थे कुछ एक लोग, ठीक है।
तो हाँ, खैर आप बता रहे थे अम्ब्रेला वाला। हाँ। अम्ब्रेला, तो एक्चुअली क्या होता उनका ये अम्ब्रेला कोड ही अम्ब्रेला था, समझ में ही नहीं आया कि अम्ब्रेला है क्या ही करके। तो अम्ब्रेला का मतलब था कि अम्ब्रेला के शायद हमारे 9 कोने होते हैं, अगर हमने देखा हो तो ध्यान से मेरे दिमाग से उतरा है कि अगर आप छाता देखोगे तो छाते के 9 स्टिक्स लगे रहते हैं नीचे। तो एक ही छाते के नीचे 8 ग्रुप आए थे। प्री पाक उस टाइम 2 ग्रुप्स में डिवाइड था, तो अगर हम वैसे बोले तो 9 ग्रुप ने मिला के एक UNLF साउथ ईस्ट एशिया बनाया था। तो नॉर्थ ईस्ट का सर बहुत डिफरेंट, बहुत ही। और वो लोग अपने आप को मिलिटेंट नहीं बोलते, वो अपने आप को एज ए आर्मी बोलते हैं। वो एक आर्मी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और उनको पूरा सपोर्ट है हमारे पड़ोसी मुल्कों का, और एडवांस वेपन सब चीज़ है। अभी जो ये मणिपुर में सब कुछ बवाल चल रहा है, उसके पीछे भी आपको लगता है कि चाइना और दूसरी का? सर बिना बिल्कुल 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 उसके पीछे देखिए सर, जो जातिवाद की लड़ाई जो बताते हैं कि मतलब हिंदुस्तान के बहुत सारे न्यूज़ चैनल चीज़ों में दिखाया है कि यार कैसे मैथी और कुकी आपस के अंदर चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप एक्चुअल जाओ तो पूरा का पूरा चाइना का हाथ। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्रग्स को लेके लॉस एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, थाईलैंड, लॉस, अगर आप मणिपुर इस चीज़ को देखो तो पूरा गेम ड्रग्स का सर, जिसको जातिवाद का झगड़ा दे दिया। इसके आप जड़ तक जाओगे तो कहीं ना कहीं गेम निकलेगा पूरा ड्रग्स का, जो पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट हमारे पड़ोसी देशों का, जिसको आसानी से एक जातिवाद में कैसे कन्वर्ट करवा दिया। तो विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ सर। LOC क्रॉस किया कभी आपने? अरे बहुत बारी सर जी, तो गिनती ही नहीं होगी कितनी बार किया है। क्यों किया, किस लिए किया? काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर देखो कि एनीमी हमारे घर तक पहुँचे और हमें नुकसान पहुँचाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनीमी जहाँ प्लानिंग कर रहा है या वो जिस जगह पर भी है उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है ना सर। तो LOC क्रॉस करना है तो बहुत टफ होता है क्योंकि उधर पाक देखो काम ही टफ का है ना सर। अगर कहने का अगर काम ही ईजी वाला होता तो आज भी अगर आदमी SF स्पेशल फोर्स एजेंसी ज्वाइन नहीं करेगा, वो कोई और काम कर ले सर, वो कहीं दुकान खोल ले जाकर। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ काम ईजी है। तो आपने अपना फील्ड अपनी मर्जी से चुना है। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, एक स्पाई एक एजेंट है, उसकी ट्रेनिंग ही वही है ना, उसका टारगेट ही वही है। आप एक पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका काम है जर्नलिस्ट। आप तो नहीं सोच रहे हैं यार, सपोज करो आप भी कई बार जाते होंगे, कहीं पर दंगे चल रहे हैं तो आप जाते तो हो, लेकिन उन दंगों में तो आपको भी लग सकता है, फिर भी आप जाते हो अपना काम करने के लिए। तो जैसे आपका काम है कि आपको लगता है यार ये न्यूज़ कवर करनी बहुत ज़रूरी है और ये दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, चाहे कोई पुलिस का कोई ऑपरेशन चल रहा हो, ठीक है, या कोई जातिवाद के ऊपर दंगे चल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ आप जाते हैं। सेम वो काम हमारा है सर। कभी कोई क्या हासिल करने के लिए गए थे, कोई ऐसा ऑपरेशन LOC पार करके? नहीं सर, एक्चुअली LOC पार करके कई बार इंट भी हासिल करनी होती है। कई बार जो कोई भी एक न्यू टेररिज्म ग्रुप खड़ा हो रहा है तो उस टेररिज्म ग्रुप को खड़े होने से पहले ही ख़त्म कर दो, या ऐसा कोई ऐसा लीडर खड़ा हो रहा हो जो हमारे देश के हित में नहीं है, जो हमारे देश को पसंद नहीं करता, या हमारे देश के अंदर हमारी जो देश में शांति चल रही है उस शांति को नहीं बनाए रखना चाहता, या जो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है उसके अगेंस्ट है अच्छे कामों के, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा सर। मेरा आपसे एक सवाल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अभी इधर बीच बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ जो कभी न कभी एजेंसीज के लिए काम करते हैं, चाहे रॉ के लिए काम करते हैं, अदर IB ATS वगैरह, जो भी आसपास एनिमीज़ हैं उनको एलिमिनेट करना या किसी तरह से उसमें घुसपैठ करना, ये सारी चीज़। और जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जो स्लीपर सेल काम करते हैं, जो अपने कश्मीर में टारगेट किलिंग कराते हैं, तो ISI के लिए, आर्मी के लिए जो पाकिस्तान की काम करने वाले लोग होते हैं, वो इंडिया में कोई टेररिस्ट अटैक करते हैं तो उनको तो बंगला, गाड़ी और सारी भौकाल मिल जाती है। हमारे यहाँ जो काम करता है उसको तो एकदम यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं। ऐसा क्यों? फिर ऐसे कैसे काम करेगा अगर इंडिया के लिए कोई? सर देखो, जो पाकिस्तान की अगर जैसे बात बोलूँ मैं, तो पाकिस्तान तो वो देश है सर जो अपने सोल्जर की बॉडी लेने के लिए भी मना कर देता है। अगर आप कारगिल वॉर में देखो तो उन्होंने तो अपने सोल्जर्स को पहचानने से ही मना कर दिया। ठीक है, वो सपने बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं लोगों को कि हम ये करेंगे वो करेंगे करके। जो देश अपने ही सोल्जर की बॉडी को भी लेने से मना कर दिया तो अब उस देश की क्या बात करेंगे सर। देखो, टेररिज्म को फैलाने के लिए बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम ये करेंगे, हमारे को क्या है वो बेहतर हो रहे मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी करके। ठीक है, जैसे उनका आदमी LOC क्रॉस तो पहचानने से भी मना कर देते हैं सर। और देखो, UN मतलब दुनिया का एक लॉ है, दुनिया का एक लॉ है यार कि आप किसी भी देश के अंदर जाकर स्पाई नहीं करोगे करके।
किसी भी मुल्क के अंदर जाके आप ऑपरेशन नहीं करोगे सर। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, चलो, कि कल हमारे देश के अंदर बाहर का कोई आदमी आकर हमारे देश में 2-3 लोगों को मारेगा, आप उसे छोड़ दोगे? वो आपके लिए क्या है सर? वो आपके लिए एक टेररिस्ट है ना। देखो, कोई भी आपका देश का नागरिक है, उसको एक बाहर का आदमी आके मारता है तो आपके लिए आतंकवादी हो गया। तो वैसे ही जब भी एक स्पाई किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाता है तो वहाँ का कानून बोलता है कि भाई तुम मेरे देश के अंदर कुछ भी करोगे, कोई भी लॉ फॉलो तोड़ोगे, मेरे संविधान को तोड़ोगे, तो तुम्हारे उसके अगेंस्ट तो एक्शन लेंगे। और देखो, एक आदमी बड़ा है या एक मुल्क बड़ा है सर, देश बड़ा या इंडिविजुअल बड़ा? देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, देश से बड़ा कभी कोई नहीं हुआ सर। तो एक आदमी अगर किसी देश में गया, उसने कोई ऑपरेशन करे, वो पकड़ा गया, तो उस आदमी के लिए क्या है, अगर उस आदमी को हम बोलते हैं यार हमने करवाया करके, तो उस आदमी की वजह से सर हमारे पूरे डिप्लोमेट रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसका असर 150 करोड़ जनसंख्या के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो कभी कभी मैंने आपको क्या बोला कि देश के हित के लिए कभी कभी करना पड़ता है सर। और ये जो ऑपरेशन करने जा रहा है उसको अच्छे से पता है कि अगर इसके बीच में अगर कुछ भी हुआ, मेरे साथ क्या होगा, उसके लिए रेडी है पहले से जाने के लिए, वो उसका काम है। ये लॉरेंस बिश्नोई को आजकल रॉय का एजेंट कहा जाता है, इस पर क्या है आपका? सर, ये जो लोग बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई RNW का एजेंट है, तो उन्हीं लोगों के पास एविडेंस होंगे, है ना। तो जो कह रहे हैं तो पक्का मतलब उनके पास एविडेंस होंगे। मैं उनसे यही पूछूंगा सर कि यार हमारे देश के पास नंबर 1 आर्मी है सर, हमारे देश की इन्फेंट्री दुनिया के अंदर जो अपना लोहा मनवा चुकी है। हमारी सीक्रेट एजेंसी, अगर आप RNW की बात करो तो मैं बोलूँगा हमारे देश की सीक्रेट एजेंसी दुनिया की बेस्ट एजेंसी है सर, ठीक है। हमारे पास बेस्ट सोल्जर हैं, बेस्ट स्पेशल फोर्स है हमारे पास, दुनिया भर की कमांडोज बटालियंस हैं हमारे पास, ठीक है, बेस्ट मतलब स्पाई हैं। तो हमें क्यों एक आदमी की ज़रूरत है सर जेल के अंदर की? आप मुझे ये बताओ ना। और वो भी जो यहाँ इंडिया में ही मर्डर करा तो मैं यही तो बोल रहा हूँ आपको, तो क्यों जो लोग बोल रहे हैं, क्या सर हमारे देश में लाखों की फोर्स है, क्या वो लोग, उन लोगों को काम नहीं आता? और जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आजकल डेली मीडिया पर सुन रहा हूँ कि यार कि वो क्या नाम बताया आपने, लॉरेंस, कि उसके 700 क्या है शूटर, उनसे ये बोलो लिस्ट किसने जाहिर की यार, ये लिस्ट किसने, कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी ने ये लिस्ट दी है? उस लिस्ट में उनको बोलना कि यार तुम 20 नाम गिना दो करके, जो 700 की बात कर रहे हैं ना। NIA ने अपनी चार्जशीट में बोला। नहीं, लेकिन 700 सर, एक रेंडमली उनकी लिस्ट तो होगी ना, एक नाम तो होंगे ना। आपने बोला 700 शूटर है, मैं बोलूंगा कल 1200 हैं, आप बोलोगे 1400 हैं, कहीं लिस्ट तो होगी आधार कार्ड के साथ सर, या दुनिया की कोई भी आइडेंटिटी होगी, कहीं ना कहीं तो होंगे, नाम तो होंगे, कहने से नहीं होगा ना 700 हैं सर। पर्टिकुलर नाम अगर मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर थल जल वायु के अंदर इतने लाख, इतने हजार, इतने 100, इतने सोल्जर हैं, तो उनका नाम के साथ है ना सर, हर एक का डाटा है ना। मेरा एक और सवाल है कि जैसे विदेशों में जो आप स्पाई बोल रहे हो, इस खुद को स्पाई होना मतलब किस तरह से, एक तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, और देश के बाहर ऑपरेशन करना कितना चैलेंजिंग होता है, कैसे आप करते हैं? देखो सर, देश के बाहर आपके पास बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो बहुत बड़ा एक मुश्किल है। अगर कि आपको मैं छोटे से यहीं पर लेवल पर बताता हूँ कि अगर आप दिल्ली में ही कोई एक पुलिस, लोकल पुलिस एक ऑपरेशन कर रही है किसी को मारने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए, उनको लगता है कि और फोर्स भेजो करके तो दिल्ली पुलिस और आ जाएगी। दिल्ली पुलिस को लगता है हम कम पड़ गए करके तो पैरामिलिट्री फोर्स आ जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स को लग गया कि हम भी कम पड़ गए तो इस देश की आर्मी भी आ जाएगी। हमारे देश की आर्मी को लगता है कि यार हम भी कम पड़ गए तो UN भी अपनी आर्मी भेजेगी सर। तो बैकअप तो खत्म, बैकअप ही बैकअप है। मेरी बात समझ रहे? वहाँ आपके पास कोई बैकअप नहीं है सर, आप अकेले ही हो, ठीक है। डिसीजन मतलब प्लान भी आपका है, एग्जीक्यूट भी आपने करना है, वहाँ से निकलना भी आपने ही है। तो उसमें आप ही सब कुछ हो। मतलब आप ऑपरेशन सक्सेस करोगे तो आप जिंदा वापस आओगे, तो ये मत समझना मेडल मिलेगा सर, मेडल्स तो है ही नहीं। सीक्रेट सर्विसेज को कोई मेडल नहीं है, चाहे आप दुनिया का बेस्ट ऑपरेशन भी करके आ जाओ तो, ठीक है। हाँ, एक ही मेडल है कि आप जिंदा वापस आ रहे हो पूरे हाथ पैरों के साथ। अगर आपने ऑपरेशन में एक छोटी सी चूक कर दी तो या तो आपकी बॉडी में 18 नट बोल्ट डाल दिए जाएंगे या आप जिंदगी भर जेल में रहोगे सर। ये होता है। यही होता है। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल,
ये जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं एसएफ, ये कितने घातक होते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, कोई इनका एक सक्सेस ऑपरेशंस? सर देखो, स्पेशल ऑपरेशन, स्पेशल जो एसएफ हैं, एसएफ के तो दुनिया भर के, जो आर्मी की एसएफ है उनके तो दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस हैं। दिन रात वो लोग ऑपरेशंस करते हैं। मतलब वो कि मैं आपको एक ऑर्डिनरी बता देता हूँ, उनके अंदर इतना है कि वो लोग अपने 08 पैक के साथ 28 केजी के साथ वो लोग 50 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। अब 50 किलोमीटर तो आप बाइक में जाओगे तो 2 बारी तो बाइक से ही टेढ़े हो जाओगे, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और 50 किलोमीटर जा रहा हूँ, ठीक है। तो लोग 50 किलोमीटर 28 केजी के साथ रनिंग करते हैं। दुनिया की हर ट्रेनिंग में महारत हासिल है उनको। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, जल थल वायु में अगर उनका एनिमी है तो अपनी एनिमी को ख़त्म कर सकते हैं सर। ये एसएफ है। बिल्कुल सर, मैंने कहा थल जल वायु, कहीं भी उनका दुश्मन होगा तो अपने दुश्मन को इन तीनों जगह पर वो ख़त्म कर सकते हैं। और मतलब फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ से स्ट्रांग है सर। ट्रेनिंग की बात करूँगा तो बहुत लंबी ट्रेनिंग है उन लोगों की, ठीक है। दुनिया के हर वेपन्स को चलाने में महारत हासिल है। मैंने आपको उनका स्टेमिना बता दिया ना सर, कि 50 किलोमीटर, मैं रनिंग की बात कर रहा हूँ सर, मैं चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चल के जाएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और रनिंग करके चलेगा 28 केजी वेट के साथ। अच्छा, लेकिन ये अभी जम्मू कश्मीर में जो एक टेरर ग्रुप था उसमें एसएफ वाला गया तो शहीद भी हो गया। नहीं सर, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि शहीद हुआ, लेकिन लास्ट में उनको तो ख़त्म किया सर। ऑपरेशन तो कंप्लीट किया। देखो एनिमी क्या है, एनिमी अम्बुश लगा के बैठा हुआ है। एनिमी ने पहले से प्लान किया हुआ है, हमने उसके पूरे काउंटर, उसके ऑपरेशन का काउंटर तोड़ना है उसको। जो भी उसने एक मतलब चक्रव्यूह बनाया है, हम उस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे सर। आप ही हो, अगर आप ही ने कोई सेफ जगह ले रखी है तो आपको तो अपने हर एग्जीक्यूट पॉइंट पता है ना यार, कि कहाँ से दुश्मन आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता करके, मुझे उसको कहाँ टारगेट करना है करके। आप तो सेफली बैठे हो ना पूरी डिफेंस के साथ सर। आप अगर सपोज करो छत के ऊपर हो, अभी मैं आपके हाथ में यार पत्थर ही दे दूँ, बाकी तो दूर की बात, आपके हाथ में पत्थर दे दूँ और मुझे सीढ़ी से ऊपर आनी है तो सर आपके लिए ईजी है, मेरे लिए ईजी है। आप तो पत्थर भी मारोगे मेरा सर फट जाएगा। तो सेम वही एनिमी है ना सर। एनिमी अपनी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, लेकिन एक बंदे को सीढ़ी से ऊपर आना है तो उसको चोट तो लगेगी ना सर, क्योंकि भगवान तो वो भी नहीं है ना। जिसे आप मिलिटेंट बोल रहे हो सर, वो भी तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। एक मिलिटेंट का मतलब क्या है सर? एक आतंकवादी का मतलब क्या है? कि दुनिया की किसी मिलिट्री द्वारा ट्रेंड हुए व्यक्ति, वो एक टेररिस्ट है सर। दुनिया की किसी ना किसी मिलिट्री ने उसको ट्रेंड किया हुआ है। जकी जी, आपसे बात करके जो है लगा कभी आप आर्मी पर्सनल हो, कभी स्पाई हो, कभी हिटमैन हो, कभी आप पे कत्ल का आरोप है। मुझे आप मिस्ट्री लगे और इस मिस्ट्री से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप हमारे शो के लिए, अपने हमारे व्यूवर के लिए अपने बारे में कुछ कहना चाहते तो कह दीजिए सर। मैं या तो देश को लेकर कोई मैसेज। देश के लिए बोलते हैं सर, अपने बारे में क्या बोले। तो देश के लिए ये है कि यार जितना भी देखो, लाइफ के अंदर शॉर्टकट कुछ भी नहीं है और हर चीज़ मेहनत से मिलती है दुनिया में। और आपकी इस देश के अंदर, आप दुनिया में कहीं भी रहो यार, अगर आप हिंदुस्तानी हो, दुनिया के कहीं भी जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि आप एक हिंदुस्तानी हो और हमेशा देश से बड़ा इस धरती में कुछ भी नहीं है। बस शुक्रिया लकी बेस जी। और आप यूं ही हमारा ये शो देखते रहिए, कमेंट करिए, अपना प्यार बरसाए रखिए। शुक्रिया।